जब तक ये ऑफलाइन क्लास चल रही थी उसमें मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था और प्रारंभ किया था, जिससे मैंने आपको बताया कि कैसे मानवों का विकास हुआ। ठीक है, इस धरती पर मानव कैसे आए, तो मैंने सबसे पहले आपको सिवापिथेकस और रामापिथेकस के बारे में बताया और मानव के प्रथम पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में भी बताया। ठीक है, कि वह, ठीक है, वह कपि या वह लंगूर या कि जो भी कह सकते हैं, वह बंदर कह सकते हैं, जिसने ठीक इस स्थल को, धरती को अपने रहने योग्य समझा, रहने योग्य बनाया, वो पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहा। फिर हमने बात होमो इरेक्टस की कि वह मानव जो सीधा खड़ा होने का प्रयास किया, होमो इरेक्टस के बारे में जाना गया। फिर सिनेंथ्रोपस के बारे में जाना, टिल्ट डाउन मानव जिसे कहा गया। फिर हम लोगों ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जिस मानव की खोज की, निएंडरथल मानव के बारे में जाना। फिर सबसे बाद में आते हैं बुद्धिमान मानव यानी होमो सैपियंस के बारे में, जिसमें क्रो-मैग्नन की प्रजाति के बारे में जाना। ये सारा हम लोग, ठीक है, क्लास में जान चुके थे। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने क्लास में पहले पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने बात की प्रागैतिहासिक काल की कि सर कैसे इसका विभाजन हुआ होगा। ठीक है, तो आपने, ठीक, कुछ नाम बताए, जैसे कि आपने कहा सर सीजे थॉमसन, एक नाम किसका लिया गया, सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने 1816 में इसे 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, और लौह काल में बांटा। बाद में जॉन लेबाक 1865 में आते और 2 काल में बांट देते हैं इसे, पुरा पाषाण और नव पाषाण में। लेकिन फिर जब, ठीक है, फ्रांस के एक सैलासरस से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो दोनों के बीच वाली स्थिति की, बफर स्टेट के वाली स्थिति, संक्रमणकालीन जैसे, तो हमने एक नया काल बनाया, मध्य पाषाण काल। तो कौन कौन सा काल पढ़ा गया था, ठीक है, तो हमने बात की कि 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, इस बारे में जब खोज करने की बात आई तो सबसे पहले एक आदमी जिसका नाम क्या था, तो आप जानते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट। मद्रास में कोरतलियार नदी के किनारे पलवरम नामक स्थान से, मद्रास में कोरतलियार नदी के किनारे पलवरम नामक स्थान से इन्होंने हैंडैक्स की खोज की। इसीलिए भारतीय प्रागैतिहास का पिता हम किसको कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। और वहीं से प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ना शुरू करते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल को काल विभाजन कुछ इस तौर पे किया गया था, जिसमें हम लोगों ने पुरा पाषाण में निम्न पुरा पाषाण पहले पढ़ लिया था। ठीक है, ये डायग्राम आपने कॉपी में अपने बनाया भी है, आपको याद होगा तो। ठीक है, हमने जो है इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था, निम्न पुरा पाषाण क्या पढ़ा था, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की थी, तो निम्न पुरा पाषाण की बात की थी, निम्न पुरा पाषाण काल की बात की थी। और यह भी कहा कि इसका प्रारंभिक खोज जो है दक्षिण भारत में रहा। और दक्षिण भारत में अगर बात किया जाए, दक्षिण भारत में कौन सा क्षेत्र, तो एक क्षेत्र जो भी बताया हूं, कौन सा, पलवरम। पलवरम, ठीक है, जो कि पड़ता है कोरतलियार, मद्रास के कोरतलियार नदी के किनारे। एक क्षेत्र और है जिसका नाम हो जाए अतिरूपक्कम, अतिरूपक्कम, और एक क्षेत्र बदुम दैरे। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों से हमें हैंड एक्स क्या मिला था, तो हैंड एक्स की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई, हैंड एक्स यानी कि हाथ के कुल्हाड़ी की, जिसमें सबसे पहले पलवरम नामक स्थान से किस आदमी ने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहास का पिता भी कहते हैं इनको। ठीक, इन दोनों स्थानों से जिस आदमी ने खोज किया, उनका नाम आपने बताया कि सर अल्फिंग नाम था। क्या नाम था, अल्फिंग नाम था। ठीक, तो दक्षिण भारत से तो स्थल खोज लिए गए। फिर जब खोजते खोजते उत्तर भारत की अगर बात किया जाए, उत्तर भारत में कौन से स्थलों से, उत्तर भारत में कौन से स्थलों से इसकी खोज हुई, तो आपने कुछ जगहों के नाम बताए, जैसे कि आपको याद हो, मलकपुर, चौतरा, चौमुख, यानी कुछ क्या नाम ले लिया जाए, मलकपुर, चौतरा, चौमुख। और ये सारी जगहें जो है ना, ये सोहन नदी घाटी क्षेत्र, वर्तमान का पाकिस्तान वाला हिस्सा पड़ता है, चौमुख तथा कलार नामक स्थलों से। कौन से स्थलों से, कलार नामक स्थल से। और ये सब कौन सा नदी घाटी क्षेत्र है, सोहन नदी घाटी क्षेत्र रहा, सोहन नदी घाटी क्षेत्र रहा। ठीक है, इन जगहों से खोज करने का प्रारंभ किया किसने, डी एन वाडिया ने। किसने खोजा था, डी एन वाडिया ने 1902 के समय में खोज करना प्रारंभ किया और इन जगहों से प्राप्त किया कुछ उपकरण, जैसे कि पेपुल, बटिकास में जिसको कहते हैं, चापड़,
ठीक है, जिसे गड़ासा, चापिंग, यानी इन जगहों से क्या क्या खोजा गया, तो आपने ने बताया कि सर पेपुल, ठीक है, जिसको हम बटिकास्म कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बटिकास्म कह रहे हैं, या चापड़, जिसको हम गड़ासा कह रहे हैं, आज की भाषा में क्या कह लेते हैं, गड़ासा कह लेते हैं, चापिंग, एक शब्द और क्या है, चापिंग, जिसे खंती होता है ना, ठीक है, उस प्रकार से चापिंग। तो ये जो प्रारंभिक कपि वाला मानव था, जो जंगल में रह रहा था, ठीक है, मांस खाता था, कंदमूल वगैरह खाता था, इन हथियारों का प्रयोग का साक्ष्य मिला उत्तर भारत और कहां से, दक्षिण भारत में। और इस काल की मुख्य विशेषता रही कि जो औजार थे वो फलक आधारित, कैसे हुआ करते थे, फलक आधारित थे, ठीक है, किस क्या आधारित थे, तो याद रखिए इस बात को, माफ करिएगा, फलक नहीं, कोर आधारित थे। कैसे थे, कोर मतलब शुद्ध, कोर आधारित, यानी कि क्या किया जाएगा, जो मूल पाषाण खंड है उसी को, ठीक, उसी मूल पाषाण खंड को, ठीक है, हम खुरच कर अपनी आवश्यकता अनुसार औजार लेकिन बेढंगे बेडौल जैसे औजार हुआ करते थे, तो शिकार करना थोड़ा कठिन था, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, ठीक। धीरे धीरे टाइम बीता, निम्न पुरा पाषाण काल समाप्त होगा तो आएगा क्या, मध्य पुरा पाषाण। ठीक, इसी अनुसार आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैं आपको अभी ग्रुप में आपको इसको पीडीएफ भेज दूंगा, वैसे आप चाहें तो इसको यहीं से नोट भी कर लीजिएगा, मध्य पुरा पाषाण का, ठीक है, जिसका समय हम लोगों ने 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक माना था। इस काल में क्या रहा, इस काल में खोज करने वाले दो प्रमुख लोग हैं, एक नाम है डी टेरा एंड पीटरसन, ठीक, कौन कौन से लोग हैं, तो डी टेरा और पीटरसन। क्षेत्र विशेष तौर से वही रहा, कौन सा, सोहन नदी घाटी क्षेत्र, पंजाब और पाकिस्तान वाले हिस्से में सोहन नदी घाटी क्षेत्र है। सोहन नदी घाटी क्षेत्र में डी टेरा एंड पीटरसन नामक, ठीक, विद्वानों ने, यानी कि डी टेरा और पीटरसन नामक विद्वानों ने पंजाब की सोहन नदी घाटी क्षेत्र से कुछ ऐसे औजार प्राप्त किए जो कि कोर आधारित न होके कैसे थे, फलक आधारित उपकरण। कौन से आधारित, फलक आधारित उपकरण। पहला वाला कौन सा आधारित था, तो पहला वाला सर कोर आधारित था, ठीक है, यह क्या हो गया, फलक आधारित हो गया, यानी कि जो मूल पत्थर था उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, मूल पत्थर को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा कर दें, ऐसे औजारों को हम क्या कहते हैं, तो फलक आधारित उपकरण कहा गया। क्या कहा गया, कि मूल खंड को तोड़कर छोटे, यानी कि मूल पाषाण को तोड़कर बनाए गए, मूल पाषाण को तोड़कर बनाए गए उपकरण, ठीक है, तो छोटा रहेगा तो, ठीक है, शिकार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस काल में जो है, तो इस जब छोटे उपकरण आए तो खंतक यानी बेधा, सॉरी, चापड़ या चापिंग जैसे ना होके थोड़े छोटे उपकरण आ गए, जैसे क्या आ गया, तो खुरचनी आ गया, ठीक है, यानी प्रमुख उपकरण की अगर बात किया जाए इस काल में, इस काल में जो प्रमुख उपकरण रहे, तो एक तो हो जाए क्या, खुरचनी, क्या हो गया, खुरचनी हो गया, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, खुरचनी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य की अगर बात किया जाए तो विदारणी, ठीक है, विदारणी, वेधनी, वेधक आदि, ये वो उपकरण रहे जिनके माध्यम से इस मध्य पुरा पाषाण काल वाले मानव ने अपने जीवन को थोड़ा सा आसान बनाना शुरू किया। और इसके साक्ष्य इन जगहों के अतिरिक्त भी हमको और भी कौन से स्थलों से मिले, ठीक है, तो पीएस सांकलिया ने इसको खोजा कुछ अलग अलग जगहों से, जैसे कि भीमबेटका से भी, सिंगरौली से भी, यानी कुछ अन्य स्थलों की बात किया जाए तो भीमबेटका, सीधी, सिंगरौली, ठीक, इन स्थलों से भी हमको मध्य पुरा पाषाण के काल के बारे में क्या मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है।
यानी बेलन नदी घाटी वाले क्षेत्रों में भी हमें किसका जानकारी मिला, मध्यपुरा पाषाण का। धीरे धीरे टाइम बीता, ठीक है, बर्फ पिघलने वाली थी, यानी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, और इसी काल में, ठीक है, होमो सेपियंस प्रजाति की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, और यहां हम कह लेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। क्या कह लिया जाएगा, उच्च पुरा पाषाण काल। यहां तक आते आते मानव को थोड़ा एहसास हो गया था, क्या कि कुछ समय बाद अचानक से बर्फ ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसे लगा ये बर्फ ज्यादा हो जा रहा है, फिर धूप जैसी, फिर बर्फ कम हो जा रहा है, यानी ऋतु परिवर्तन की क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। यानी इस युग में सबसे बड़ी बात क्या रही, इस युग में पहले तो ये समय किसका है, 40,000 बीसी से है, किसकी शुरुआत हो चुकी है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस प्रजाति आ चुके हैं। कौन सी प्रजाति आ चुकी है, होमो सैपियंस प्रजाति आ चुकी है, ठीक है। दूसरी प्रमुख बात क्या रही कि मानव को जानकारी हो गया, ऋतु परिवर्तन की जानकारी हो गया, और ऋतु परिवर्तन की जानकारी से उसे यह पता चल गया कि जब जब बर्फ पड़ेगा तो हमको, ठीक है, छुप जाना चाहिए, गुफाओं में छिप जाना चाहिए। तो ऋतु परिवर्तन की क्या हो गई, जानकारी हो गई, ठीक है। अगला, आखेट करने के लिए छोटे और नुकीले, ठीक है, औजारों का प्रयोग करने लगा। तो कौन सा आधारित रहा, ब्लेड आधारित उपकरण, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, बस शब्दों को याद रखना है, ब्लेड आधारित उपकरण, ठीक। ब्लेड, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी कॉपी में अपने नोट करिएगा, ताकि जब भी दोबारा अगर मुलाकात होगी ऑफलाइन क्लास में तो उसी से आगे आप मैं कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। ब्लेड आधारित उपकरणों की क्या हो जाती है शुरुआत, यानी जो फलक से भी छोटे पत्थर बनाए उसको थोड़ा नुकीला बना दिया जाए, और लंबाई चौड़ाई का एक दूसरे के रेशियो में ज्यादा, यानी 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो 4 इसकी क्या कर दे, लंबाई कर दे, जिससे कि शिकार करना थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। फिर मानो जब जंगल में घूम रहा था, देखा कोई जानवरों का हड्डियां गिरा है, हड्डी उठा रही है, तो बड़ा नुकीला है, तो जब पत्थर से औजार बना सकते हैं तो क्या अस्थि निर्मित औजार नहीं बना सकते हैं। तो इसी काल में अगली प्रमुख बात क्या रही, अस्थि निर्मित, ठीक है, हड्डियों द्वारा निर्मित, अस्थि निर्मित औजार भी मिलने लगे। अस्थि निर्मित उपकरण यानी औजारों की हमें क्या मिलती है, ठीक है, अधिकता मिली। और सबसे ज्यादा, सर्वाधिक अस्थि निर्मित औजार जो है, सर्वाधिक, ये भी कई बार पूछा है कि सबसे ज्यादा अस्थि निर्मित औजार कहां से मिले, तो आप चिरांद बताते, चिरांद आगे आएगा, लेकिन इस काल में कौन सी जगह है, तो कौन सी जगह है, तो नाम है मृच्छतला चिंतानुगामी, ठीक है। सर्वाधिक कहां से मिले हैं, मृच्छतला चिंतानुगामी, मृच्छतला चिंतानुगामी, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। मृच्छतला चिंतानुगामी जो कि पड़ता है कहां पर, आंध्र प्रदेश से पड़ता है। तो सबसे ज्यादा हड्डी वाले औजार कहां से मिले, मृच्छतला चिंतानुगामी, यानी कि पाषाण के साथ साथ अब हड्डियों वाले औजार भी दिखाई देने लगे थे, ठीक है। और जब बर्फ पड़ती थी तो मानव जंगल में गुफाओं में छिप जाता था, और गुफाओं में छिपता तो बैठे बैठे क्या करे, तो जो हथियार था उससे इस दीवार, पत्थर की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा, यानी उसके कलात्मक विकास की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। और कलात्मक विकास का सबसे अच्छा उदाहरण आप जानते हैं क्या, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में क्या, भीमबेट का। यानी इस काल में अगली चीज क्या रही, तो मानव का कलात्मक विकास, अगली चीज क्या होती है, मानव का कलात्मक विकास। अगला चीज क्या आ जाता है, मानव ने, अब ये जंगल गुफा में बैठा है तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा है, ये बनाया कि एक आदमी भाला लेकर, ठीक है, गैंडे को दौड़ा रहा है, हाथी को मारने का चित्र अलग अलग जगहों से बनाया। और इसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिलता है, तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के कौन से जगह से, तो भीमबेटका से। कहां से मिल रहा है, भीमबेटका। किसने खोजा था, तो वी एस वाकांकर ने, याद रखिएगा 1958 में, किसने, तो नाम याद रखें, वी एस वाकांकर, उज्जैन विश्वविद्यालय के, ठीक है, एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वी एस वाकांकर साहब ने खोजा कि जो मानव है, ठीक है, ये ठीक गुफाओं में चित्रकारी किया करता है, ठीक है।
इसी समय में एक बड़ी चीज क्या मिल गई, उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र के लोहदा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति सबसे अच्छी कलात्मक विकास में देखा गया। ठीक है, कहां से, तो लोहदा नाला से। लोहदा नाला जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता, लोहदा नाला से अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। कौन सी जगह से, तो लोहदा नाला से। तो उच्च पुरापाषाण की सबसे उच्चतम अवस्था मानी गई, यानी कि माना गया कि यहां अब यह मानव अगले काल में परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अगले काल में परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगला काल से तात्पर्य क्या है, मध्य पाषाण काल। अगले काल की जब बात करते हैं तो कौन से काल की बात हो रही है, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। कौन से काल की बात कर लिया जाए, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, पूरा पाषाण का बात हो गई। पूरी किसकी बात हो गई है, पूरा पाषाण में हमने क्या क्या जाना, उन चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण से पहले कैसे मानवों का विकास हुआ था। ठीक है, उसको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके थे। अब चूंकि ऑनलाइन वाले हिस्से में ये हमने पूरा पाषाण देख लिया। अब बात आती है किसकी, मध्य पाषाण। तो अगले सेशन में किसकी बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है।